हाय। आप सभी को संचंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग BHIC 101 हिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 1 है, जो खंड चैप्टर नंबर 1 जो भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण, उसमें से हम लोग इकाई 3 शिकारी संग्रहकर्ता समाज को पढ़ने वाले हैं। इनमें से कुछ टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके पीछे वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये सब हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोग ने यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गैर उपयोगितावादी व्यवहार। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पुरातात्विक रिकॉर्ड में निम्न पुनः प्रसार काल के समुदायों से संबंधित व्यवहारों के पहलुओं जैसे कि ज्ञानात्मक और कलात्मक क्षमता वाले व्यक्तिगत अलंकरण के गैर उपयोगी साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक रिकॉर्ड्स में यह बात का प्रमाण मिला है कि यहाँ पे कलात्मक क्षमता तथा व्यक्तिगत अलंकरण के गैर उपयोगी साक्ष्य भी मौजूद थे। इससे यह पता चलता है कि हाथ की कुल्हाड़ी और विदारकों के निर्माण उत्क्रमण और पूरे भूभाग संबंधों के विकसित संज्ञानात्मक सिद्धांतों के प्रयोग को दर्शाते हैं। यहाँ से इस बात की पता चलता है कि जो यहाँ का कुल्हाड़ी और विदारकों का निर्माण उत्क्रमण काल के जो संबंधों से विकसित है, यह संज्ञानात्मक सिद्धांतों का प्रयोग को दर्शा रहा है। विकसित ज्ञानात्मक क्षमता भूमि इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं में भी दिखाई देती है। इनमें घाटियों जैसे स्थलाकृतिक स्थानों का चयन, अधिवास के लिए आवास के रूप में जल स्रोतों और खाद्य संसाधनों की मौसमी उपलब्धता की पहचान, कार्यशाला कम शिविर स्थलों के लिए उपयुक्त स्थानों के रूप में कुछ चट्टानी क्षेत्रों की पहचान शामिल है। एस्टोनियन समूह में कुछ हस्तकुल्हाड़ी विशेष रूप से नुकीले डिंब और गर्भनाल आकार के बेहद महान व पतले नमूने आकार और सौंदर्य शास्त्रीय रूप में मनभावन है। अतः इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि इनके निर्माताओं ने इसके काफ़ी मूल्यवान माना। इस बात को भी इसे खारिज नहीं किया जाता कि जो ये सौंदर्य शास्त्री के रूप में मनभावन है तथा इनके निर्माताओं ने इसे काफ़ी मूल्यवान माना। जो इनके निर्माण किए गए थे, निर्माताओं थे, इसे काफ़ी मूल्यवान मानते थे। मध्य भारत में भीमबेटका, दर्द की चट्टान एवं अन्य गुफाओं से प्राप्त पत्थरों के स्लैब पर पाए जाने वाले प्यालिका नुमा गड्ढे व सरल उत्कीर्णन की व्याख्या पुरातत्वविदों ने एस्टोनियन समूहों की कलात्मक रचनाओं के रूप में की। यहाँ से जो आपको प्राप्त प्यालिका नुमा गड्ढा एवं सरल उत्कीर्णन की व्याख्या पुरातत्वविदों ने एस्टोनियन समूहों से तुलना की है। शरीर सज्जा के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। बैशबल एवं होसंगी घाटी के एस्टोनियन स्थलों पर कुछ लाल या गेरुए रंग के टुकड़े भी मिले हैं। जो बैशबल एवं होसंगी घाटी है, वहाँ के एस्टोनियन स्थलों पे कुछ लाल या गेरुए रंग के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। शायद ये आसपास से ही मिले थे, जिसे शरीर को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो गेरुए और लाल रंग के कुछ अवशेष मिले हैं, यह शायद जो है वो अपने शरीर के रंगने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। विशेष अध्ययन होसंगी को गहराई से हम लोग इसमें देखते हैं कि होसंगी की जो वहाँ का स्थल है, इसकी क्या क्या विशेषता है तथा यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे। के पदैया द्वारा उत्तरी कर्नाटक के होसंगी है उत्तरी कर्नाटक में स्थित है एवं बैचबल घाटी में 4 एस्टोनियन स्थल की खुदाई की गई है। जो के पदैया थे, उनके द्वारा उत्तरी कर्नाटक में एक होसंगी स्थल तथा बैचबल घाटी थी, वहाँ से 4 एस्टोनियन समूह के स्थलों के खुदाई की तथा होसंगी घाटी के होसंगी स्थल में 5A6 पर क्षरित ग्रेनाइट पाषाण तल में
20 से 30 सेंटीमीटर का मोटा 100 स्थानीय सांस्कृतिक स्तर संरक्षित मिलता है। यह 50 सेंटीमीटर से अधिक के तलछट निक्षेप से ढका था। स्थानीय जलधाराओं के तल से ऊपर चट्टानी उच्च स्थानों पर बसेरा किया गया एवं लकड़ी के तनों एवं शाखाओं से एक अस्थायी आश्रय का निर्माण रहने के लिए किया गया। होसंगी स्थल 6 का मुख्य गढ़ है। चूना पत्थर के 291 पूरा अवशेषों के समूह मिले हैं। यहाँ से होसंगी जो स्थल 6 है वहाँ से मुख्य गड्ढे तथा चूना पत्थर के 291 पूरा अवशेषों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से 2 प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला जो है होसंगी घाटी के नज़दीक और दूसरा जो है बैसबल घाटी के यदियापुर के नज़दीक। जो पहला स्थल है प्रमुख स्थल वो होसंगी घाटी में तथा दूसरा बैसबल घाटी में। 2 या 3 किलोमीटर में विस्तृत 15 से 20 स्थल है। इन जो घाटी में यहाँ से मतलब इन क्षेत्र का अगर आकार देखते हैं तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में ये आकार फैला हुआ है तथा इन 2 से 3 किलोमीटर के आकार में 15 से 20 स्थल मिले हैं और ये दोनों श्रेणियाँ 12मासी जल स्रोतों से जुड़ी हुई है तथा ये दोनों श्रेणी यहाँ इन चंबल घाटी तथा बैसबल घाटी तथा होसंगी घाटी ये 12मासी जल स्रोतों से मिली है जो सोते की धार से निकलता है। बचे हुए स्थान पूरी घाटी के सतह के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जल स्रोतों के साथ जंगली पौधों एवं पशुओं की मौसमी उपलब्धता के साथ इनके अंतःसंबंधीय वितरण को ध्यान में रखते हुए पदैया ने अनुमान लगाया कि इन क्षेत्रों में एस्चुलियन आवासीय व्यवस्था 2 प्रमुख संबंधी प्रबंधन की रणनीतियों पर टिकी हुई थी। जो कि पदैया ने अनुमान लगाया कि जो इन क्षेत्र में एस्चुलियन आवासीय व्यवस्था थी वो 2 प्रमुख मौसमी संबंधी प्रबंधन पर टिकी हुई थी। पहला है जो बृहद शिकार की संभावना और दोनों घाटियां सोते से भरे हुए शुष्क मौसम में सभी एस्चुलियन समूह के 12मासी जल स्रोतों के नज़दीक एकत्रीकरण तथा दूसरा है घाटी सतहों के चारों ओर छोटे छोटे समूहों में जनसंख्या का वर्षा ऋतु में बिखराव, छिछले बारिश के पानी पर निर्भरता एवं हरी पत्तेदार साग सब्जियों, फलों, जामुनों और बीजों इत्यादि के मौसम के अनुरूप भोजन में उपयोग। यह भी अनुमान लगाया गया कि अल्प विधि के लिए एस्चुलियन समूहों ने अपनी जनसंख्या को छोटे छोटे 8 या 9 समूहों या आवासीय श्रृंखला को बनाकर घाटी के चारों तरफ बसाया था। जो एस्चुलियन समूह था अपनी जनसंख्या को छोटे छोटे समूह में डिवाइड करके लगभग 8 या 9 लोगों के समूह को आवासीय श्रृंखला में इसको वितरित किया था। अब इसमें पढ़ेंगे पाषाण, जो पूरा पाषाण कालीन है, जो कला है तथा उसके प्रथाएं, इसकी कला के बारे में जानेंगे। जिसे आज हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं वह या तो पत्थरों या अस्थियों पर उकेरे गए थे। जो हम आज प्रागैतिहासिक कला के बारे में जानते हैं वो जो कला है, जो चित्र है वो पत्थरों पे या अस्थियों हड्डियों पे उत्कीर्ण किए गए थे। कहीं कहीं हमें मिट्टी, कोयला, सीप, दंत, सींगों का भी प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं भी पत्थर और अस्थियों को छोड़कर हमें मिट्टी या कोयला, सीपदत्त के सींगों पर भी उसको देखने को मिलता है। इन गतिशील वस्तुओं पर निर्मित कला को घरेलू कला या घुमंतु कला कहा जाता है। इस प्रकार के जो गतिशील वस्तुओं पर उत्कीर्ण गए कला को हम लोग घरेलू कला या घुमंतु कला कहा जाता है। गुफाओं और चट्टानी आश्रयों, छतों एवं दीवारों पर निर्मित कला को हम लोग गुफा कला के नाम से या आर्ट पेराइटल का नाम से जाने जाते हैं। जो गुफा और चट्टानी जो सतहों पर जो चित्रकला को दर्शाया जाता था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुफा कला या आर्ट पेराइटल कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि किसको घुमंतु कला बोलते हैं तथा किसको गुफा कला। नक्काशी एवं चित्रकारी के अलावा मिट्टी और अस्थियों
अस्थियों के राख के मिश्रण से निर्मित अनेक कला नमूनों के उदाहरण मिलते हैं। जो नक्काशी और चित्रकारी तो अलग होता ही था, इनमें से एक अलग ही जो मिट्टी और अस्थियों के जो राख का मिश्रण बन जाता था, मिट्टी और अस्थियों के राख, उससे भी अनेक कला नमूने का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। ये उत्तरवर्ती उदाहरण प्रागैतिहासिक कलाकारों के विलक्षणता को दर्शाता है, विलक्षणता को दिखाता है कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु को नमूने के रूप में प्रदर्शित करने का कौशल नक्काशी या चित्रकारी की प्रतिभा से कहीं अलग है। भारतीय पुनर्प्रसार काल में शतुरमुर्ग के अंडे के मनके का भी प्रमाण मिला है और नक्काशी के टुकड़ों के रूप में वहनीय कला पोर्टेबल आर्ट के उदाहरण मिलते हैं। भारतीय पुनर्प्रसार के जो काल में शतुरमुर्ग के जो अंडे के मनके का वहाँ पे अलिकृत मिला है। मध्य प्रदेश में खापड़खेड़ा, नर्मदा घाटी और रामनगर चंबल घाटी में भीमबेटका 3 के 28 गुफा, राजस्थान में चंद्रसाल और कोटा चंबल घाटी और महाराष्ट्र में पटनी प्रमुख स्थल है। कुछ अंडों की परतों का काल निर्धारण किया गया। पटनी 25,000 बीपी, चंद्रसाल राजस्थान की 2 तिथियां जो दो तिथि को निर्धारित किया गया है, इनमें से एक है 38,900 और 36,500 बीपी। रामनगर मध्य प्रदेश 31,000 वर्ष बीपी। पटनी से प्राप्त अवशेषों के टुकड़ों पर मानव द्वारा बहुत पहले लकीरों की आड़ी तिरछी नक्काशी मिलती है। जो पटनी से प्राप्त शतुरमुर्ग के अंडे का सिल्का जो मिला है मनके पे, उनका अवशेष के टुकड़ों को जो मिला है वो पहली लकीरी आड़ी तिरछी नक्काशी से मिलती है। शतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से मनके एवं आभूषण तैयार किए गए थे। जो शतुरमुर्ग के अंडे की जो छिलका होता था उनसे मनके या अपने पहनने के लिए आभूषण बनाते थे तथा वो अपने उसको धारण करते थे शरीर में। इनमें से कुछ के भीतर छेद थे जिनसे माला पिरोई जाती थी। कुछ अंडे को भीतर से छेद कर उसमें जैसे माला जैसे बनाई जाती थी। 41 भारतीय स्थलों से प्रति नूतन युग के संदर्भ में 39,000 से 25,000 बीपी तक के इन मनकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका और पटनी में उच्च पुनर्प्रसार काल के शतुरमुर्ग के अंडों से निर्मित मनके प्राप्त हुए हैं। पटनी के मनकों का व्यास, जो पटनी के मनका है उनका व्यास 10 मिलीमीटर एवं भीमबेटका से प्राप्त मनकों के व्यास 5 मिमी है। पटनी के मनकों का जो आकार देखेंगे तो भीमबेटका के मनकों के आकार से बड़ा है। उपेंद्र सिंह ने भीमबेटका शैल आश्रयों से उच्च पुनर्प्रसार काल के कब्र के संदर्भ में शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बनी माला के पाए जाने का उल्लेख किया है। जो उपेंद्र सिंह इतिहासकार है, उन्होंने भीमबेटका शैल आश्रयों से जो शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बनी माला को उल्लेख किया है, जो दफनाए गए आदमी के गले और खोपड़ी से बरामद हुआ है। जो ये माला मिले वहाँ पे दफनाए गए एक आदमी के गले और खोपड़ी से बरामद हुए हैं। वह अवश्य ही विभिन्न तरह के मनकों की माला पहनता होगा, अन्य सभी नष्ट हो गए हैं, लेकिन 2 शतुरमुर्ग के अंडों के छिलके से निर्मित मनकों के अवशेष बच गए। पेट्रोग्लिफस क्या होता है? जब चट्टानी सतह से उसके कुछ हिस्से को नक्काशी चोट मारकर, हथौड़े से मारकर, उत्कीर्ण या खोदकर हटा दिया जाता है, उसे हम पेट्रोग्लिफस कहते हैं। जैसे चट्टानी सतह है, उनके कुछ हिस्सों को मान कर लिए कुछ हिस्से को चोट मारकर, हथौड़े से, बड़े बड़े हथौड़े तो उस समय नहीं था, पत्थरों से मारकर तथा उसको उत्कीर्ण करके खोदकर हटा दिया जाता है, उसे हम पेट्रोग्लिफस कहते हैं। भीमबेटका की गुफाओं और शैल आश्रयों से भित्ति कला के महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त शिला चित्र जो चरण वर्ण के हैं, उच्च पुनर्प्रसार काल के हैं। इन चित्रों में हरे और लाल रंग के समांतर प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े जानवरों जैसे
जंगली गावल, जंगली भैंस, प्राचीन हाथी और जंगली सुअर के चित्र मिलते हैं। वहाँ डंडी नुमा मानव आकृतियाँ भी हैं। पुनः पसार कालीन कला के संदर्भ में यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है कि यह एक नियमित प्रक्रिया की हिस्सा थी या प्राकृतिक प्रथा। जो पुनः कालीन कला जो है यह अभी तक उसको सुनिश्चित नहीं कर पाया गया है कि यह जो है कला यह निर्मित प्रक्रिया थी या प्राकृतिक प्रथा। उपेंद्र सिंह ने कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया है कि जो अनुष्ठानीय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहदा नाला में प्राप्त क्षतिग्रस्त उच्च पूरा पसार काल के नक्काशी किए गए हड्डी की वस्तु, जिसे कुछ लोगों द्वारा मातृ देवी की मूर्ति के रूप में तथा कुछ लोगों द्वारा बर्छी भाले के रूप में पहचान की गई। जो उत्तर प्रदेश का जो आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो एक बेलन घाटी है, वहाँ से एक स्थल की खुदाई की गई जिसका नाम है लोहदा नाला। उस खुदाई में वहाँ से एक हड्डी की वस्तु मिली, जिसे कुछ लोगों ने उन्हें मातृ देवी की मूर्ति के रूप में अपना बयान दिया तथा कुछ उसे बर्छी या भाले के रूप में उसे पहचानी गई। कर्नूल की एक गुफा से जानवरों के दांत पाए गए, जिसमें खांचे हैं जो यह संकेत देते हैं कि उसको किसी धागे से जोड़ा गया होगा या आभूषण के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ होगा। कर्नूल की एक गुफा जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जगह है, वहाँ से एक गुफा से जानवरों के दांत मिले जिसमें खांचे है। इस खांचे के अध्ययन से या अपने अनुभव से यह मतलब कि संकेत मिलते हैं कि इसे उस समय के मानव अपने माला बनाकर अपने शरीर में धारण करते ही हो गए। भीमबेटका से चकमक चक्र और मैहर, प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम से मुलायम बालू पत्थर के चक्र मिले हैं जो एसोलियन से संबंधित माने जाते हैं, जिसकी प्रथा अनुसार अनुस्थानिक महत्ता है। भीमबेटका के गुफा 3F23 से ऑडिटोरियम गुफा के होने का प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफा है, वहाँ से ऑडिटोरियम गुफा के भी होने का प्रमाण मिला है। आप देख सकते हैं ये शिलाश्रय ऑडिटोरियम गुफा प्यालिया नुमा गड्ढे। आप इस समय देख सकते हैं कहीं कहीं गड्ढे का इस्तेमाल किया गया है। निम्न और मध्य पुनः पसार काल के बीच की अवधि से संबंधित 25 मीटर लंबी एक सुरंग है जो एक हॉल सभागार की तरफ जाती है, जहां पर 3 प्रवेश द्वार है। इस गुफा के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान है। इस चट्टान का सपाट एवं लंबवत सतह जो सुरंग की तरफ है, इसमें प्याली जैसे 7 गड्ढे हैं जो 16.8 मिमी से अधिक गहरे हैं। इस चट्टान से कुछ दूरी पर एक दूसरी चट्टान मिली है, जहां इसकी घुमावदार सर्पिलाकार रेखाओं जैसी सतह पर एक और प्यालीनुमा बड़ा गड्ढा है। विद्वानों का मत है कि अनेक प्यालीनुमा गड्ढों वाली चट्टान एक घंटे की तरह कार्य करता था, जिस पर बार बार प्रहार से गड्ढे हो गए थे। संभवतः यह पूरी प्रक्रिया किसी परंपरा या अनुष्ठान का हिस्सा रही होगी। विद्वानों का यह मत है कि जो प्यालीनुमा गड्ढे मिली है वो चट्टान की एक घंटे की तरह कार्य करता था। इस पर बार बार प्रहार करके उसके गड्ढे किए गए थे। संभवतः ये वो माने कि यह कोई अनुष्ठान या किसी प्रथा के हिस्सा हो सकती है। मध्य प्रदेश के बागौर एक से उच्च पुनः पसार काल का पवित्र स्थल मिला है। जो मध्य प्रदेश के एक बागौर से जो उच्च पुनः पसार काल का एक पवित्र स्थल मिला है, जिसकी तिथि निर्धारण 9000 से 8000 ईसा पूर्व की गई है। इसमें एक गोल मंच भी मिला है। यह लगभग 85 सेंटीमीटर के व्यास वाले बलुआ पत्थर के टुकड़े से बना है। जो ये गोल मंच मिला है, यह बलुआ पत्थर के टुकड़ों से बना है, जिस पर एक
प्राकृतिक चट्टान का टुकड़ा भी रखा है। इस पर हल्की पीले रंग से लेकर लाल एवं गहरे लाल रंग से गाढ़ा केंद्रित त्रिकोणीय लेप की परत मिली है। जैसे हम लोग आजकल जैसे हम लोग पत्थर कहीं पत्थर रख देते थे, फिर उसे रंग से टिक टाक देते थे ताकि हमको वो हमें उस पवित्र स्थल का संकेत दे देते हैं कि वहाँ पे भगवान या किसी तरह से अपने आस्था से जुड़कर देखते हैं। आज भी हम कितने पत्थरों का अवशेष का पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव के शिवलिंग का एक नमूना हो सकता है। इस मंच के आसपास इसी पत्थर के 9 टुकड़े भी मिलते हैं। जब इन 10 पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ा गया तो 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा एक त्रिकोण संरचना का निर्माण होता है। जैसे कि आज भी हम लोग, जैसे कि जो हमारे देवी है कुल देवी, इसमें से जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 9 देवी जो होते हैं ऐसे ऐसे गोला गोला पत्थर बनाकर लंबाई में उस पर कुछ कुछ टिक देते थे। वैसे ही सेम उच्च पुनः पसार काल का ऐसे ही संरचना वहाँ पे देखने को मिलती है। यह संरचना को देख के आधार पे यह अनुभव लगाया जा सकता है कि यह जो आकार की संरचना मिली है, यह कहीं ना कहीं यह पवित्र उन लोग का पवित्र स्थल ही होगा। चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा एक त्रिकोण संरचना का निर्माण होता है। यह त्रिकोणीय पत्थर सीधे मंच के ऊपर रखा गया होगा। कैमूर पहाड़ियों के कोल और बैगा प्रजाति के नृविज्ञान अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे आज भी ऐसे मंच का निर्माण करते हैं और इस त्रिकोणीय पत्थर को मातृ शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। जो मातृ शक्ति के रूप में इन्होंने प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। ये प्रश्न है, पूरा पसार काल के लोगों के जीवन निर्वाह की मुख्य पद्धति क्या थी? तो आप लोग लिख दीजिएगा ऊपर जो आप लोग पढ़े, जीवन निर्वाह के लिए कैसे कैसे अपने जीवन शैली थी, जीवन निर्वाहन करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी क्रियाकलाप करते थे, इन्हीं बातों को इसमें लिखना है। पूरा पाषाणकालीन कला पर टिप्पणी करें। जो पूरा पाषाणकालीन जो अभी हम लोग पढ़े, ये जो यहाँ से पढ़े हम लोग पूरा पाषाणकालीन, इनमें से कुछ कुछ फैक्ट उठाकर इसमें आप लोग दे दीजिएगा। जैसे भीमबेटका का हो गया, कर्नाटक होसंगी का कला का आप इसका उदाहरण देकर आप इसमें इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये है। आगे जो है मध्य पाषाण काल, तो आगे जो मध्य पाषाण काल है आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आप इन सारे लाइन बाय लाइन कवर कर लेते हैं, बारीकियों से कवर कर लेते हैं, तो आपको कोई भी सोर्सेज ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे अधिक पढ़ने का। ये अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं बस समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।